मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। उसे ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ये अल्फाज हैं 24 साल के भगत सिंह के, आजादी के कैसे परवाने के ख्यालात जिसने पूरी आवाम की सोच बदल दी थी। भगत सिंह जिसने आजादी की लड़ाई को एक नया अंजाम, एक नया रास्ता दिया। शहीद आजम सरदार भगत सिंह कल भी दुनिया के सामने एक मिसाल थे और आज भी दुनिया के सामने एक मशाल है। ओए भगत, है की कर रहे हैं? मैं ना पेड़ लगा रहा। किस चीज दा? बंदूका दा। बंदूक दा? हाँ दार जी, मैनू मिट्टी इस दबा के रोज पानी देवांगा, फिर देखना कितनी सारी बंदूका ते गोलियां निकलेंगी। ते की करेगा तू बंदूका ते कारतूसा दा? अंग्रेजां नू मार पकावांगा। शेर पुत्र, मेरा शेर पुत्र। ये एक बच्चे की मासूम सोच नहीं, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ रणभेरी थी। नन्हे भगत सिंह ने मानो धरती पर पांव रखते ही भारत मां का दर्द भांप लिया था। भगत सिंह एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जो राष्ट्रवादी और देशभक्त था। उनके चाचा अजीत सिंह एक लेखक थे, विचारक थे, देशभक्त थे। उनके पिता भी बड़े राष्ट्रभक्त थे। उनकी एक नहीं 4-4 पीढ़ियों का इस देश के लिए बलिदान है। जैसे उनके पिताजी सरदार किशन सिंह जी जो आज़ादी के आंदोलन में लाला लाजपत राय जी के साथ थे, उनके चाचा जी एक सरदार स्वरण सिंह जी, उनको तो जेल में कैद भी हुई जिसमें महज 27 साल की आयु में उनकी भी प्राण त्याग दिए गए थे। उनसे एक कोल्हू के बैल की तरह वहाँ काम कराया जाता था। ऐसे ही उनके एक चाचा सरदार अजीत सिंह जिन्होंने किसान आंदोलन को बहुत एक गति दी थी, जिससे अंग्रेज इतना भयभीत हो गए थे, उनको 40 साल का देश निकाला दिया गया था। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को अविभाजित पंजाब के लायलपुर जिले के गांव बंगा में हुआ था। पंजाब में ये वो दौर था जब अंग्रेजी दमन से किसान कराह रहे थे। बेहद उपजाऊ जमीन सोना चांदी उगलती थी, लेकिन अंग्रेज लगान के जरिए ये सब निगल जाया करते थे। एक अमीर परिवार से होने के बावजूद भगत सिंह का दिल मजलूमों के लिए तड़पता था। सरहद के दोनों ओर शहीद आजम भगत सिंह के प्रति लोगों के दिलों में खूब सम्मान है। पाकिस्तान में भी आजादी की लड़ाई का जिक्र उनके नाम के बगैर अधूरा माना जाता है। यूं तो भगत सिंह 24 साल की उम्र में ही शहीद हो गए थे, लेकिन उनकी जिंदगी का एक एक पल आजादी के प्रति समर्पित था। भगत सिंह करीब 12 साल के थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कहते हैं कि जब उन्हें इस कांड की जानकारी मिली उस वक्त वो स्कूल में थे। वो उसी समय 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए। वहां पहुंच के भगत सिंह ने सबसे पहले ये किया
कि खून से सनी हुई मिट्टी जलियांवाला बाग की उठाई उन्होंने और एक शीशी में भर के घर ले आए। जब घर आए तो उनके भीतर एक बहुत बड़ा सन्नाटा पसरा हुआ था। बहन ने पूछा कहाँ से आए हो, कुछ बोल नहीं रहे थे, कुछ खाओगे कुछ कहोगे, कुछ नहीं बोले भगत सिंह। अंत में अपने आप ही बोलने लगे क्या हो तुम्हें एक चीज़ दिखाएं, और जिस शीशी में मिट्टी रख के लाए थे वो शीशी उन्होंने अपनी बहन को दिखाई, अमर कौर को, और कहा देखो ये अपने देशवासियों के खून से सनी हुई मिट्टी है। भगत सिंह पूरे 14 साल के भी नहीं हुए थे जब उन्होंने पंजाब के क्रांतिकारी संस्थाओं में भाग लेना शुरू कर दिया। 1923 में भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ा करते थे। जन जागरण के लिए ड्रामा क्लब में भाग लेते थे। वो बब्बर अकाली नाम के एक दल के साथ भी जुड़ गए, पर जल्द ही पुलिस की नजर में ये दल चढ़ा। इसके अधिकतर सदस्यों को धर लिया गया। इसी बीच घर में उनकी दादी ने उनकी शादी की बात चला दी, पर भगत सिंह तो देश के नाम जीवन कर चुके थे। पूज्य पिताजी नमस्ते। मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आज़ादी हिंद के असूल के लिए वक्फ हो चुकी है। इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनियावी ख्वाहिशात बायसे कशिश नहीं है। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो बाबूजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान किया था कि मुझे खिदमत वतन के लिए वक्फ कर दिया गया है। लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे मुआफ फरमाएंगे। आपका ताबेदार भगत सिंह। पिता के नाम ये चिट्ठी छोड़ भगत सिंह कानपुर चले गए और वहीं पर उनका जो मुलाकात है वो बीके दत्त जी से हुई, जिनके साथ बैठ के उन्होंने बंगाली सीखी ताकि बंगाल के जो इनकलाबी हैं उनके मतलब पूरे जो अपने उनका मतलब उन्होंने अपने जीवनियाँ लिखी हैं, अपने तजर्बे लिखे हैं, उनको पढ़ा जा सके। भगत सिंह का जो कानपुर से संबंध है वो उसमें गणेश विद्यार्थी प्रताप अखबार निकालते थे, तो उसमें उन्होंने कुछ दिन बदलावंत के नाम से संपादकीय वगैरह या प्रूफ रीडिंग वगैरह काम किया था उन्होंने। भगत सिंह लाहौर आते जाते रहे। इसी दौरान एक झूठे मामले में उन्हें 1926 में पुलिस ने बोस्टल जेल में बंद कर दिया। किताबें पढ़ने के शौकीन भगत सिंह जेल की काल कोठरी में एक अलग ही दुनिया से रूबरू हो रहे थे, जिसमें क्या हुआ था, भगत सिंह जी की गतिविधियों से अंग्रेज इतना भयभीत हो गए थे। उन्होंने एक नौजवान भारत सभा बनाई थी, तो उसमें उनको एक नकली दुशहरा बम कांड सिलसिले में उनको फंसाया गया था, जिसमें वो 3 महीने के करीब जेल में भी रहे थे और 60,000 रुपये जमानत करके उनको बेल कराया गया था उनके फादर साहब सरदार किशन सिंह द्वारा। जी गुरुजी प्रणाम। भगत सिंह की क्रांति को एक मुकम्मल दिशा तब मिली जब उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आजाद से हुई। काकोरी कांड में बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन ठाकुर और राजेंद्र लाहिरी की फांसी ने भगत सिंह को बहुत ही विचलित कर दिया था, और फिर साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय की पुलिसिया अत्याचार में मौत ने भगत सिंह को गुस्से में भर दिया था। वो अंग्रेजों के जुल्म का जवाब ऐसी भाषा में देना चाहते थे कि बर्बर हुकूमत को हिंदुस्तानियों की ताकत का एहसास हो सके। ये मौत नहीं है, हत्या है। हमें लाला जी की हत्या का बदला लेना ही होगा। लाठीचार्ज का हुक्म
यहाँ के पुलिस अधीक्षक ने दिया था ना? स्कॉट, हमें उसे ही मरवा देना चाहिए। पूरी योजना बहुत सावधानी से बनाई गई। तय किया गया कि 2 दिन तक जयगोपाल स्कॉट के आने जाने के वक्त पर पैनी निगाह रखेंगे। कार्रवाई के लिए 15 दिसंबर 1928 की तारीख तय हुई। स्कॉट की हत्या का जिम्मा भगत सिंह और राजगुरु पर था। उस दिन मौसम में धुंधलापन ज्यादा था। जयगोपाल पुलिस मुख्यालय पर सबसे पहले पहुंचे। अपनी साइकिल रोककर कुछ ऐसे मुआयना करने लगे मानो साइकिल में कोई खराबी आ गई हो। चंद्रशेखर पास ही डीएवी कॉलेज की दीवार की आड़ लिए खड़े थे। उनकी जिम्मेदारी थी कि वो भगत सिंह और राजगुरु को कवर दें। जयगोपाल ने एसएसपी स्कॉट को पहचानने में गलती कर दी। स्कॉट से पहले ही एएसपी सॉन्डर्स मोटरसाइकिल पर बैठकर मुख्यालय के गेट पर आया और जयगोपाल ने संकेत दे दिया। ये सफल तो हो पाई कि जो एक रिप्रेजेंट करता था ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को, उसको मारने की थी। अब ए की बजाय बी मारा गया, लेकिन ये मैसेज तो गया कि भाई देखो अब ऐसा किया है तो हम उसको छोड़ेंगे। राजगुरु ने तुरंत सॉन्डर्स के गर्दन पे गोली दाग दी। मोटरसाइकिल समेत सॉन्डर्स वहीं ढेर हो गया। इसके बाद भगत सिंह ने 5 गोलियां सॉन्डर्स के सर में उतार दी ताकि काम अधूरा न रह जाए। काम खत्म करने के बाद दोनों एक साथ डीएवी कॉलेज की ओर बढ़ गए। गोलियों की आवाज सुनकर एक और अंग्रेज अफसर थाने से बाहर निकला, पर भगत सिंह ने उस पर गोली चला दी। वो गोली से तो बाल बाल बच गया, पर इतना डर गया कि वहां से भाग खड़ा हुआ। एक और कांस्टेबल आगे बढ़ा, पर चंद्रशेखर आजाद के अचूक निशाने से वो भी ढेर हो गया। इस हत्याकांड से हड़कंप मच गया। पुलिस पागल सी हो गई थी। झटपटाहट में हर तरफ छापा मारना शुरू कर दिया। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर जगह तैनाती बढ़ा दी गई। लाहौर से बचकर निकलना लगभग नामुमकिन था। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मैं तो निकल ही जाऊंगा। एक बार नहीं, कई बार पहले कर चुका हूं। ऊपर से मुझे गोली चलाते भी बहुत कम लोगों ने देखा। अधिकतर लोगों ने तुम दोनों को देखा। पुलिस भी तुम दोनों की ही तलाश में है। पंडित जी, अगर किस्मत में गिरफ्तार होना ही लिखा होगा तो हो जाएंगे। वैसे भी एक ना एक दिन तो मातृभूमि के चरणों में कुर्बान होना ही है, तो आज ही सही। भगत, मेरे भाई, मैं जानता हूं कि तुम्हें मृत्यु का भय नहीं, लेकिन तुम्हारी जान इतनी सस्ती भी नहीं कि इसे यूं ही बर्बाद कर दे। यूं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। मेरे पास एक योजना है। उन दिनों क्रांति के पथ पे चलने वाली चंद महिलाओं में से एक थी तेजस्विनी दुर्गावती देवी। चूंकि वो
क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा की पत्नी थी, इसलिए लोग उन्हें बड़े सम्मान के साथ दुर्गा भाभी कह के पुकारा करते थे। चंद्रशेखर आजाद भेष बदलने में माहिर थे। उन्होंने सोचा क्यों नहीं दुर्गा भाभी के साथ पति पत्नी के वेश में भगत सिंह लाहौर से बच निकले। और क्या दुर्गा भाभी इसके लिए तैयार हो जाएंगी? उसकी चिंता मत करो। भगत, तुम मुझे बताओ क्या कहना चाहते हो? मुझे भाभी के साथ यूं जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा पंडित जी। कुछ और सोचिए, कोई और रास्ता निकालिए। भगत, तुम समझते क्यों नहीं? तरीका महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हमें पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ना। खार खाए बैठे अंग्रेज हमसे अपने साथियों की मौत का बदला लेना चाहते हैं। हमको सजा देकर वो क्रांतिकारियों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं, गला घोटना चाहते हैं क्रांति का, ताकि हम डर जाए, पीछे हट जाएं। मेरे पास एकमात्र सुरक्षित योजना यही है जो मैंने तुम्हें बताई। एक यही रास्ता है। ठीक है, आप भाभी से बात करके देखिए। इस काम में बहुत खतरा था। अगर भगत सिंह पहचाने जाते तो दुर्गा भाभी भी पुलिस की गोलियों के निशाने पर होती। सुबह पुलिस वालों के आने से पहले ही ट्रेन जाती थी, तो हमने मेम साहब का रूप बनाया, हाई हील का जूता पहना और कपड़े बढ़िया से बढ़िया, मुंह पर पाउडर पोता और भगत सिंह दोस्त थाई साहब बना हुआ। उसने मेरे लड़के को बाएं हाथ से लिया, आधा मुंह ढक लिया और आधे मुंह पर उसने अपनी वो हैट लटका ली। लाहौर स्टेशन पर कोट पैंट पहने, तिरछी हैट लगाए एक साहब, साथ में खूब सजी धजी मेम। स्टेशन पर खड़े पुलिस वालों ने भी खूब तनकर सैल्यूट ठोके। साहब भगत सिंह और मेम साहब दुर्गा भाभी फर्स्ट क्लास में और चपरासी बने राजगुरु सेकंड क्लास में सवार हुए और ट्रेन अमृतसर के लिए रवाना हो। भगत सिंह पुलिस की पकड़ से बहुत दूर निकल गए। घर से स्टेशन आए, रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन लाहौर से सीधे कलकत्ते गए अनडिटेक्टेड। ये मतलब उन्होंने चाहे वो टोपी वोपी पहन के वगैरह, लेकिन उनका बिहेवियर ऐसा था कि भाई जैसे कि एक फर्स्ट क्लास में एक अंग्रेज बैठा हुआ, तो कोई पास भी नहीं आया। 6 महीने तक स्कॉटलैंड यार्ड, जो अपने आप को बहुत बड़ा इंटेलिजेंसी का केंद्र समझता था, वो भी नहीं ढूंढ पाई कि ये किसने किया है। तो उन्होंने बाद में कहानी बना दी कि मलंगी करके डाकू था, तो मलंगी डाकू ने मारा है। तभी किसी वक्त सुखदेव ने लिखा कि हम मलंगी के साथी नहीं हैं, हम इनकलाबी हैं। अमृतसर से सभी क्रांतिकारियों ने कुछ दिनों के लिए अलग अलग राह पकड़ ली, पर सॉन्डर्स वध एक ऐसा कारनामा था जिसे अंग्रेज भूल नहीं पाए। वो बेचैनी से बस एक मौके की तलाश में थे। ट्रेन से भागने के दौरान भगत सिंह को भेष बदलने के लिए अपने केश कटाने पड़े थे, जो उनके धर्म के विरुद्ध था। भगत सिंह एक कट्टर सिख परिवार से आते थे।
लेकिन उनके संस्कार में धर्म से पहले देश का महत्व था। उनके पिता और चाचा भी ऐसी ही सोच रखते थे, लेकिन समाज में सवाल उठाने वालों की कमी नहीं होती है। ओ भगत, ओ किथे भाई? सिख होके तूने केश कटा दिए, तन्नू शर्म नहीं आंदी? ओ पाजी, केस तो क्या, इसने तो पगड़ी बिठा दी, कैसा सीखे? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? मालूम है हम लोगों के पास 5 चीजें होना बहुत जरूरी होती हैं। सरदार जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन याद करो गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा है कि अपने धर्म की रक्षा करने के लिए अपने शरीर का अंग अंग कटवा दो। मैंने तो सिर्फ केश कटवाए हैं, तो क्या गलत किया इसमें? अगर मुझे मौका मिलेगा तो अपने देश की रक्षा के लिए अपना गर्दन तक कटवा सकता हूं। भगत सिंह बहुत छोटी सी उम्र से खूब किताबें पढ़ा करते थे। अलग अलग विचारों को तोलकर देखते परखते थे। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि भगत सिंह किताबों को पढ़ते नहीं थे, वो किताबों को निगल जाते थे। 1927-28 वो दौर था जब देश भर में मजदूर हड़ताल चला रहे थे। भगत सिंह इन गतिविधियों पर निगाह बनाए रहते थे। जब वो जेल में भी थे, उन्होंने तकरीबन 110 लेखकों की किताबें पढ़ी थी जेल के अंदर, जिसमें अलग अलग फिलोसफर्स थे, अलग अलग थिंकर्स थे। तो उनकी बातों को बहुत पढ़ते थे और उनसे प्रेरणा लेते थे। उसको मैं अपनी भारत की क्रांति में और भारत के भविष्य में कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। वो 326 किताबें हैं और उसमें बंगला जानते हैं, हिंदी जानते हैं, पंजाबी जानते हैं, उर्दू जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं। और फिर उन्होंने बड़ा सिस्टमेटिकली पढ़ा कि पूरे यूरोप का इतिहास पढ़ा, आयरलैंड को पढ़ा, क्योंकि आयरलैंड जीता था, हम नहीं जीत पाए थे, तो क्या उनके पास है। जब रशिया को पढ़ना शुरू किया उन्होंने तो 1848 से लेके 1925 तक पढ़ा। उन्होंने कहाँ से शुरू हुआ, कैसे इनकलाब हुआ, उसके बाद क्या हुआ, क्या क्या विचारों का टकराव था। तो इसलिए उनका जो मूल था कि समाज को बदलने के लिए विचारों से बदला आता है, आदमियों को बदलने से नहीं होता। दुनिया भर के मजदूर अपने हक की लड़ाई में एकजुट हो रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत इस आंदोलन को तोड़ने के लिए ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल लाने के मूड में थी। ये स्पष्ट तौर पर मजदूर आंदोलन को कुचल डालने का प्रयास था। ऐसे में इनकलाब जिंदाबाद के साथ भगत सिंह ने साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा जोड़ दिया। भगत सिंह ने हिंदुस्तान का परिचय लेनिन के नारे से भी कराया, दुनिया के मजदूरों एक हो।